गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 8081। ठीक है, चीजों को समझना, एकदम पूरा चैप्टर को आपको समझना है, एकदम रटा नहीं मारना है। मैं एकदम समझाऊंगा, आपको एकदम समझ में आएगा। ठीक है, पहले इस टर्म को समझते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इसमें दो टर्म यूज हुआ है, एक है नेगोशिएबल एंड दूसरा है इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल होता क्या है? नेगोशिएबल का सिंपल सा मीनिंग होता है, नेगोशिएबल मीन्स फ्रीली ट्रांसफरेबल। आप किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो, उसको बोलते हैं नेगोशिएबल। और इंस्ट्रूमेंट होता है, इट इज अ डॉक्यूमेंट थ्रू विच एनी राइट इज ट्रांसफर टू एनी अदर पर्सन्स। मतलब एक डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू हम राइट को ट्रांसफर करते हैं। क्या चीज का राइट? मेरे पैसे का राइट, मेरा एसेट का राइट को ट्रांसफर करते हैं। इंस्ट्रूमेंट मतलब एक डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू हम अपना एसेट का राइट किसी और को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, मेरे पैसे या एसेट का राइट दूसरे को ट्रांसफर करने को ही इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ठीक है, राइट जो ट्रांसफर होता है उसका एग्जांपल है, इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल मैंने लिया है, इसको समझिए। ठीक है, बोलता है ए इशू ए चेक टू बी फॉर पेमेंट ऑफ ₹1 लाख। बी हैज द राइट टू इनकेस दिस चेक। बोलता है ए ने बी को एक चेक दिया 1 लाख रुपये का। ठीक है, और बी चाहे तो उस 1 लाख रुपये को बैंक से इनकेस करा सकता है। तो चेक यहाँ पर चेक क्या है? चेक गिवन ए राइट टू बी टू इनकेस अमाउंट ऑफ 1 लाख। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट। ये एक एग्जांपल है इंस्ट्रूमेंट का। इंस्ट्रूमेंट क्या है? इट इज ए डॉक्यूमेंट थ्रू विच एनी राइट इज ट्रांसफर। इट इज ए डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स क्या पर यहाँ पर एक चेक एक डॉक्यूमेंट है जिसके कारण ए का 1 लाख रुपया बी को मिल सकता है। तो इंस्ट्रूमेंट क्या है? डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू हम अपना राइट, अपने पैसे का राइट किसी को दे रहे हैं। तो ए बी को एक चेक देता है 1 लाख रुपया का, तो एक डॉक्यूमेंट, चेक एक डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू ए अपना 1 लाख रुपया का राइट बी को दे दिया। मतलब ए अपना 1 लाख रुपया बी को दे दिया है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, चीज को समझिए अच्छा से। ठीक है, ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का सिंपल मीनिंग समझिए। ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का सिंपल मीनिंग क्या है, इसको फोकस कीजिए। ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब यह एक फ्रीली ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट्स है जिसके कारण हम अपना राइट दूसरा आदमी को ट्रांसफर कर सकते हैं। और एक तरीका से आप मीनिंग इसको समझिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक तो रिटर्न स्टेटमेंट या डॉक्यूमेंट्स है फॉर ट्रांसफर ऑफ राइट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का सिंपल मीनिंग है, यह एक डॉक्यूमेंट है जिसके कारण हम अपना राइट एक आदमी से दूसरा आदमी के पास ट्रांसफर कर सकते हैं। और थोड़ा सा सिंपल में जाएंगे तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक तो डॉक्यूमेंट है जिसके कारण हम पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं एक आदमी से दूसरा आदमी के पास। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ रिटर्न स्टेटमेंट या डॉक्यूमेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, सिंपल सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक तो डॉक्यूमेंट है जिसके कारण हम एक आदमी से दूसरा आदमी के कारण पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। एग्जांपल चेक, हमको किसी को पैसा देना है, मतलब एक आदमी से दूसरा आदमी, हम एक्स है वाई को पैसा देना चाहते हैं तो हम उसको चेक दे देंगे, वो चेक ले लेगा। तो चेक इज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग समझे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब एक डॉक्यूमेंट जिसके कारण हम पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं एक आदमी से दूसरा आदमी के पास। अब सेक्शन 30 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, देखिए। सेक्शन का आपको डालना पड़ेगा एग्जाम में, सेक्शन को पुट ऑन करके लिखना पड़ेगा। सेक्शन 13(1) 13 नंबर। ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और चेक। सिर्फ इतना याद रखना है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट्स एंड चेक। चेक ऑर्डरर चेक भी हो सकता है और बियरर चेक भी हो सकता है। बियरर मतलब सेल्फ ले लोगे, ऑर्डरर मतलब किसी पर्टिकुलर आदमी के नाम पे काट दोगे। ठीक है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब ये याद रखना है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 बोलता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब 3 चीज याद रखना है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट एंड चेक।
और एक तो चीज है, और एक लाइन याद रखिएगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फ्रीली ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, सेक्शन में आपको इस लाइन को याद रखना है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट एंड चेक। अब समझते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को मैं समझा रहा हूं, अच्छा से समझिए। ठीक है, देखिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है? इट इज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन विच देयर आर थ्री पार्टीज, ड्रोअर, ड्रॉई एंड पे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या, एक तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर तीन पार्टी होती है, ड्रोअर, ड्रॉई एंड पे। अब इस एग्जांपल को समझिए, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल देखिए, ए सप्लाई गुड्स टू बी ऑन क्रेडिट ऑफ ₹10 लाख। ए बी को माल बेचता है क्रेडिट में 10 लाख रुपए का। ठीक है, बी क्या कर रहा है, ए से माल खरीद रहा है 10 लाख रुपए का। ए इज अ क्रेडिटर एंड बी इज अ डेटर। ऑब्वियसली ए क्रेडिट सेल कर रहा है बी को, तो ए क्या हो गया, क्रेडिटर, ए को पैसा देना पड़ेगा बी को, और बी क्या है, जो माल ले रहा है वो है डेटर, ए का डेटर है आज के दिन। ठीक है, ए ड्रॉ बिल्स ऑफ ₹10 लाख टू बी। क्या करेगा, जब ए बी को 10 लाख रुपए का माल बेचेगा, माल बेच दिया 10 लाख रुपए का बी को, तो माल बेचने के बाद ये बी से पैसा मांगेगा, भैया मेरा 10 लाख रुपया दो, 10 लाख रुपया का हम तुमको माल दिए हैं। तो पैसा मांगने का तरीका होता है एक तो बिल रेज करना उसके नाम पे, तो ये क्या करेगा, बिल ड्रॉ करेगा। ये क्या करेगा, बिल ड्रॉ करेगा बी के नाम पे, बी को बोलेगा कि ये बिल को एक्सेप्ट करो और मेरा 10 लाख रुपया दो। तो ए एक तो बिल ड्रॉ करेगा, तो ए ड्रॉ बिल्स ऑफ ₹10 लाख टू बी। ए जो बिल ड्रॉ करता है उसको बोलते हैं ड्रोअर। ए इज द ड्रोअर एंड बी इज द ड्रॉय। जो बिल को एक्सेप्ट करता है वो है ड्रॉय। ठीक है, ए ने बी के नाम पे बिल ड्रॉ किया, मतलब रेज किया, तो जो बिल ड्रॉ कर रहा है, जो बिल इशू कर रहा है उसको बोलते हैं ड्रोअर, और बी जो बिल रिसीव कर रहा है वो है ड्रॉय, तो बी इज द ड्रॉय। आपने समझ में आ गया कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टी होती है, ड्रोअर, ड्रॉई एंड पे। ड्रोअर समझ में आ गया आपको कि जो पर्सन बिल रेज करता है, जो पर्सन बिल इशू करता है, जैसे ए ने बी को माल बेचा है 10 लाख रुपया का, तो ए बी से पैसा मांगेगा 10 लाख रुपया, तो उसके रिगार्ड में ए को बिल इशू करना पड़ेगा, बिल ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ए हो गया ड्रोअर। और जो बिल एक्सेप्ट करता है, जिसके नाम पे बिल है, वो है ड्रॉय। आगे देखिए, पे इज द पर्सन टू हुम पेमेंट इज मेड ऑन बिहाफ ऑफ ड्रोअर। अब ए ऐसा भी बोल सकता है कि हमको जो तुम 10 लाख रुपया देगा, बी को बोलेगा तुम मेरा भाई सी को दे दो, वो भी हो सकता है कि बी क्या करेगा, सी को पेमेंट कर देगा, तो इस केस में सी हो जाएगा पे। और यदि बी ए को ही पेमेंट करेगा तो ए को ही पेई मान लेंगे। इफ पेमेंट इज मेड टू ड्रोअर देन ड्रोअर इज नॉन एज पे, तब ड्रोअर को ही पेई मान लेते हैं। सिंपल सा चीज है, फिर समझिए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर तीन पार्टी होती है, ड्रोअर, ड्रॉई एंड पे। ठीक है, एग्जांपल, ए बी को उधार में माल देता है 10 लाख रुपया का, तो ए बिल इशू करेगा बी के नाम पे 10 लाख रुपया का, तो ए जब बिल ड्रॉ करेगा तो ए को बोलते हैं ड्रोअर, जिसके नाम पे बिल इशू होता है उसको बोलते हैं ड्रॉई, और जो पैसा को रिसीव करता है उसको बोलते हैं पे। अब आ जाइए प्रोमिसरी नोट। ठीक है, it is also a negotiable instrument in which a person promise to pay some money to another person. प्रोमिसरी नोट भी एक प्रकार का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक आदमी प्रॉमिस करता है कि हम आपसे जो पैसा लिए हैं आपको वापस दे देंगे। समझिए, इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन विच ए पर्सन प्रॉमिस टू पे सम मनी टू अनदर पर्सन। एक तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें पर्सन प्रॉमिस करता है कि हम आपको पैसा वापस दे देंगे। इन विच देयर आर टू पार्टीज, प्रोमिसरी नोट में दो पार्टी होती है, मेकर एंड पे। अब मेकर किसको बोलते हैं और पे किसको बोलते हैं, समझिए इस एग्जांपल के थ्रू। ए गिवन लोन्स टू बी ऑफ ₹10 लाख। ए ने बी को 10 लाख रुपए का लोन दिया, तो ए हो गया क्रेडिटर एंड बी हो गया डेटर्स। ठीक है, आगे देखिए, बी प्रॉमिस टू रिटर्न लोन विद इन 3 months एंड मेक प्रोमिसरी नोट ऑफ दैट अमाउंट। ए ने बी को 10 लाख रुपए का लोन दिया, जब बी ने लोन रिसीव किया तो बोला कि हम आपको 3 महीना के अंदर लोन वापस कर देंगे। तो जब बी ने प्रॉमिस किया तो उस प्रॉमिस का एक प्रोमिसरी नोट बनता है। वो नोट कौन बनाएगा, बी बनाएगा, जो प्रॉमिस कर रहा है।
तो बी प्रोमिस टू रिटर्न लोन विद इन 3 months एंड मेक प्रोमिसरी नोट ऑफ दैट अमाउंट। जब बी ने प्रोमिस किया कि हम आपका लोन वापस कर देंगे 3 महीना में, तो बी एक तो प्रोमिसरी नोट बना देगा। ठीक है, आगे देखिए, डेटर्स मतलब जो पैसा लेता है, जो लोन लेता है, मेक्स प्रोमिसरी नोट देन ही इज अ मेकर। जो प्रोमिसरी नोट बनाता है जैसे बी ने बनाया उसको बोलते हैं मेकर। और पेमेंट मेड टू क्रेडिटर देन ही इज द पे। जो पेमेंट रिसीव करता है उसको पे ही बोलते हैं। प्रोमिसरी नोट क्या है? एक प्रकार का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक पर्सन प्रॉमिस करता है कि हम आपसे जो पैसा लिए हैं लोन का वो वापस कर देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एग्जांपल समझिए। ए ने बी को 10 लाख रुपए का लोन दिया, बी ने प्रॉमिस किया कि हम आपका लोन 3 महीना में वापस कर देंगे। तो बी ने जो प्रॉमिस किया, जो प्रॉमिस करता है, जो लोन लेता है, वो एक प्रोमिसरी नोट बनाता है, और जो प्रोमिसरी नोट बनाता है उसको बोलते हैं मेकर, और जो पैसा वापस लेगा लोन का, जो रिसीव करेगा, उसको बोलते हैं पे। सिंपल सा चीज था। अब आ जाइए चेक। अभी हम आपको समझाएंगे चेक किसको बोलते हैं। चेक को समझिए। ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज या इट इज ऑल्सो ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। चेक एक प्रकार का बिल्स ऑफ एक्सचेंज है या चेक एक प्रकार का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। देयर आर 3 पार्टीज, ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पेई। चेक में 3 पार्टी होती है। ठीक है, ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पेई किसको क्या बोलते हैं? देखिए, ए गिवन ए चेक ऑफ 10 lakhs टू बी। ए ने बी को 10 लाख का चेक दे दिया। ठीक है, तो ए हो गया यहाँ ड्रॉअर एंड बी जो चेक रिसीव किया वो हो गया पे। इसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज के जस्ट ऑपोजिट होता है, याद रखिएगा। तो ए ने बी को 10 लाख रुपए का चेक दिया, तो ए हो गया ड्रॉअर, और जिसने चेक रिसीव किया वो हो गया पे। तो ड्रॉई कौन है यहाँ पर? बैंक है। बैंक इज द ड्रॉई। मतलब मैंने आपको एक्सिस बैंक का चेक दे दिया 10 लाख रुपए का, तो एक्सिस बैंक हो गया ड्रॉई। इन केस ऑफ सेल्फ चेक कैश विड्रॉ, ड्रॉअर एंड पे इज द सेम पर्सन। यदि सेल्फ चेक होगा, मैं खुद को चेक दे रहा हूं, तो उस समय ड्रॉअर और पे सेम पर्सन हो जाएगा। अब जाइए और एक चीज समझिए, होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। ध्यान से समझिएगा इसको। होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स एकदम अच्छा से समझिएगा, बहुत अच्छा टर्म है। ठीक है, देखिए, होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स पढ़ाने से पहले हम 2 टर्म आपको पढ़ाएंगे, डी जूरे एंड डी फैक्टो। इसका मतलब समझिए। डी जूरे मतलब होता है एच पर लो, मतलब लीगल ओनर कौन है? लीगल ओनर ऑफ द चेक। समझ में आया? सिर्फ इतना समझिए, आगे मैं एग्जांपल लूंगा, आपको सब समझ में आएगा। डी जूरे मतलब होता है लीगल ओनर ऑफ द चेक, जो लीगल टाइटल होल्ड करता है, जो लीगल ओनर है उसको बोलते हैं। डी फैक्टो मतलब होता है एच फॉर फैक्ट, मतलब पोजीशन होल्डर ऑफ द चेक, पर्सन हु होल्ड और ऑब्टेन द चेक। जो आदमी उस चेक को होल्ड रख के रखा है, जिसके हाथ में ये चेक है, उसको बोलते हैं डी फैक्टो। जिसके हाथ में चेक है उसको बोलते हैं डी फैक्टो। और डी जूरे मतलब होता है जो लीगल ओनर ऑफ द चेक है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, आगे मैं बड़ा एग्जांपल लूंगा, उसको सब चीज आपको समझ आ जाएगा। सपोज ए ने बी को चेक दिया। ठीक है, बी ने ए को कुछ माल बेचा होगा, उसके रिगार्ड में ए ने बी को चेक दिया। तो इस केस में जो चेक का लीगल ओनर कौन है? बी है, ऑब्वियसली। अब क्या हो गया ना, गलती से वो चेक कहीं खो गया और वो चेक मिल गया सी को। ठीक है, चीज को समझिए, वो चेक मिल गया सी को, तो सी के हाथ में वो चेक है, तो डी फैक्टो में क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। उसका पोजीशन होल्डर कौन है? सी है। आगे बड़ा एग्जांपल देखेंगे, उसमें आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब आ जाइए, होल्डर का मीनिंग क्या होता है? होल्डर इन ड्यू कोर्स। ये दोनों मीनिंग बताने के बाद एक एग्जांपल लूंगा, उसमें होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स दोनों का कांसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। होल्डर मतलब होता है होल्डर इन लॉ, दैट मीन्स लीगल ओनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। होल्डर का सिंपल सा मीनिंग है लीगल ओनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। होल्डर इज नॉन एज डी जूरे। होल्डर को क्या बोलते हैं? डी जूरे। एंड ही होल्ड द टाइटल एंड राइट्स ऑन द चेक। होल्डर का सारा अधिकार होता है चेक के ऊपर, टाइटल भी होता है, राइट भी होता है। ही होल्ड द टाइटल एंड राइट ऑफ द ऑन द चेक। समझे? होल्डर मतलब डी जूरे एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स मतलब होता है डी फैक्टो। बस इतना याद रखना है। डी फैक्टो का सिंपल मीनिंग है एनी पर्सन हु ऑब्टेन द चेक ड्यू टू डिफेक्टिव टाइटल।
लीगल ओनर ये नहीं है। ड्यू टू डिफेक्टिव टाइटल मतलब डिफेक्टिव लीगल राइट्स मेरा नहीं है। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स उसको बोलेंगे जो चेक को होल्ड करता है पर बट उसके पास डिफेक्ट ड्यू टू डिफेक्टिव टाइटल, डिफेक्ट के कारण वो उस चेक को होल्ड करके रखा है। ए पर्सन हु ऑब्टेन द चेक ड्यू टू डिफेक्टिव टाइटल, गलत ओनर है वो। ठीक है, अब एग्जाम्पल को देखिए, मेरा इस एग्जाम्पल को देखते आपको दोनों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स। एग्जाम्पल सुनिएगा ध्यान से, समझिए अच्छा से। ठीक है, बी सप्लाई गुड्स टू ए, बी ए को कुछ माल देता है। अब ए को बी माल देगा तो ए उसके रिगार्ड में कुछ पैसा देगा। ए इशू ए चेक टू बी ऑफ ₹10 लाख फॉर सप्लाई। बी ने ए को कुछ माल दिया, ठीक है, ए ने उस माल के बदले 10 लाख रुपया दिया, उस माल का जो कॉस्ट होता है वो ए ने दे दिया। ठीक है, बी ने ए को कुछ माल बेचा, ए ने उस माल के रिगार्ड में बी को एक चेक दे दिया 10 लाख रुपए का, लेकिन पेबल नेम इज मिसिंग इन द चेक। बी ने बोला, चीज को समझिए, ए ने जो चेक दिया उसमें बी को बोला कि मैं आपको चेक दे रहा हूं, अकाउंट पे करके दे रहा हूं, मेरे को आपका नाम का पूरा स्पेलिंग नहीं आ रहा है, आप खुद नाम पुट ऑन कर लीजिएगा वहां, मैं आपको चेक दे दे रहा हूं। ठीक है, अकाउंट पे करके ए ने बी को 10 लाख रुपए का चेक दे दिया जो बी ने माल भेजा था। ठीक है, अब इस केस में चीज को समझिएगा, इस केस में बी इज द होल्डर ऑफ दैट चेक। उस चेक जो ए ने बी को चेक दिया 10 लाख रुपए का, उसका अल्टीमेट ऑनर कौन है? वो 10 लाख रुपए का बी है। ए ने तो राइट दे दिया, ट्रांसफर कर दिया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, तो बी उस 10 लाख रुपए का टाइटल होल्ड करता है, राइट होल्ड करता है उस पे, तो उसको बोलते हैं होल्डर ऑफ द चेक। लीगल ऑनर जो उस 10 लाख का कौन हो गया? बी हो गया। डी जूरे कौन हो गया? बी हो गया। तो बी इज द होल्डर ऑफ दैट चेक, बी अल्टीमेट होल्डर है उस चेक का। अब क्या हुआ देखिए, बी लॉस्ट द चेक, बी से वो चेक गलती से खो गया, बी से वो चेक खो गया। समझे, बी ने ए को माल भेजा था, ए ने क्या किया, उस माल के बदले बी को चेक भेजा। अब वो चेक जो है अल्टीमेटली टाइटल होल्ड कौन कर रहा है? बी होल्ड कर रहा है, लेकिन बी से वो चेक गलती से खो गया और वह चेक मिल गया सी को। सी गेट दिस चेक। ठीक है, सी इज नॉट द लीगल ओनर बट ऑब्टेन द चेक। अब सी क्या है? लीगल ओनर तो है नहीं, लीगल ओनर चेक का कौन है? बी है, लेकिन सी उस चीज को होल्ड करके रखा है। आगे देखिए क्या होता है। फर्दर मिस्टर डी इज द क्रेडिटर ऑफ मिस्टर सी। डी सी से कुछ पैसा पाता है, तो सी क्या करता है? होशियारी दिखा के वो चेक उसको डी को दे देता है। मिस्टर सी इशू दैट चेक टू मिस्टर डी, क्योंकि चेक में नाम नहीं लिखा हुआ है तो मिस्टर डी का नाम लिख के मिस्टर डी को दे देता है। अब क्या हो गया इस चीज को, अब यहां तक हम स्टॉप करें, चीज को समझिए। इस चेक जो ए ने बी को चेक दिया, उस चेक का लीगल ओनर कौन है? जो उसका ओनरशिप पोजीशन करता है, उसका पैसा का लीगल हकदार कौन है? हकदार है? बी, क्योंकि बी ने माल सप्लाई किया था। लेकिन और चेक जो है आज किसके पास, कौन पोजीशन उसका होल्ड करके रखा है? डी डिफेक्टिव टाइटल से होल्ड करके रखा है। एक्चुअल टाइटल कौन होल्ड कर सकता है? बी के पास होना चाहिए, लेकिन डिफेक्टिव टाइटल कौन है? डी। तो इस चीज में आपको दो चीज क्लियर हो गया, होल्डर कौन हो गया? बी, एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स जो हु ऑब्टेन द चेक ड्यू टू डिफेक्टिव टाइटल कौन हो गया? डी। अब इस केस में डी का कोई गलती नहीं है, डी को क्या पता किसी बदमाशी कर रहा है, डी तो सी के गुड फेथ में चेक ले लिया। अब देखिए इस केस में यदि, अब क्या होगा इस केस में, डी कैन फाइल ए केस अगेंस्ट ऑल प्रायर पार्टीज। डी क्या कर सकता है? उसके पास अधिकार है वो सारा पार्टी बी सी ए तीनों के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है, क्योंकि तीनों का गलती है। सी का तो गलती है, बी को भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को संभाल कर रखना चाहिए था, और ए को भी नाम लिख के देना चाहिए। तीनों का गलती है, तो मिस्टर डी तीनों के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। डी इज द होल्डर इन ड्यू कोर्स। डी को क्या बोलते हैं? होल्डर इन ड्यू कोर्स, क्योंकि वह पोजीशन होल्ड करके रखा है, चेक किसके पास है, लेकिन ड्यू टू डिफेक्टिव टाइटल। हियर टाइटल ऑफ द चेक इज डिफेक्टिव। चेक का टाइटल क्या है? डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव टाइटल, बट डी हैज नो फॉल्ट। होल्डर इन ड्यू कोर्स का कभी कोई गलती नहीं होता, याद रखिएगा, उसका इंटेंशनली कोई गलती नहीं होता है। बट डी का कोई गलती नहीं हो तो सी के गुड फेथ पे चेक ले लिया।
इंटेंशन ऑफ होल्डर ऑफ ड्यू कोर्स शुड नॉट बी रॉन्ग, इंटेंशन कभी भी होल्डर इन ड्यू कोर्स का गलत नहीं होगा। तो बी को बोलते हैं होल्डर और डी को होल्डर इन ड्यू कोर्स बोलते हैं। अब देखिए दोनों का डेफिनेशन मैं समझाऊं, आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। होल्डर मतलब होता है लीगल ओनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट हु होल्ड द टाइटल एंड राइट ऑफ द चेक। होल्डर मतलब जो लीगल ओनर है इंस्ट्रूमेंट का, जिसके पास टाइटल एंड राइट है। और होल्डर इन ड्यू कोर्स एनी पर्सन हु ऑब्टेन द चेक, जो चेक को लेकर रखा है लेकिन ड्यू टू डिफेक्टिव टाइटल, जो टाइटल उसके पास नहीं है, डिफेक्टिव है, उसी को बोलते। तो एग्जांपल में क्लियर हो गया, बी क्या है होल्डर है, डी होल्डर इन ड्यू कोर्स है। अब देखिए एक तो चीज आता है निचोड इंस्ट्रूमेंट, मतलब इनकम्प्लीट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इनकम्प्लीट है मतलब पूरा नहीं है। जैसे एग्जांपल, चेक आप फाड़ के दे रहे हो, चेक में अमाउंट लिखना भूल गए, चेक में डेट लिखना भूल गए, चेक में नाम लिखना भूल गए, कुछ भी मिसिंग होगा, उस इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट को ही इनचोट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्कमस्टांसेस व्हेन द बैंकर रिफ्यूज फॉर पेमेंट। किस किस सर्कमस्टांसेस में बैंकर, जो बैंक है, आपको पैसा नहीं देगा, आपसे चेक ले लेगा लेकिन पैसा देने के लिए मना कर सकता है। देखिए किस किस केस में, व्हेन द कस्टमर हैज डाइड, जिसका अकाउंट में मर गया, उसके बाद बैंक को पता है तो मर गया, इस आदमी का कोई चेक लेके आया तो क्यों देगा। सीधा सा बैंक का कस्टमर मर गया तो उस आदमी के नाम पे चेक में कभी पैसा नहीं देगा। When the customer become insolvent, यदि कस्टमर इंस्टॉलमेंट हो जाता है और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से उसके पास नोटिस चल जाता है कि ये आदमी इंस्टॉलमेंट हो गया है, इसका कोई पैसा इशू नहीं करना, तो बैंक उसके रिगार्ड के, उसके चेक के रिगार्ड में कोई पैसा नहीं देगा। When the customer become unsound mind, यदि कोई अनसाउंड माइंड हो जाता है, कोर्ट ऑर्डर दे देता है कि इस पर्सन के रिगार्ड में कोई चेक नहीं दिया जाएगा। When court order for refusing for payment, जब कोर्ट बैंक को बोल देगा कि इसका कोई केस चल रहा है, तब उस केस में कोर्ट ऑर्डर दे देता है इसके बैंक अकाउंट से कोई पैसा नहीं जाना चाहिए। When the check is lost, जब चेक लॉस्ट होता है तो कस्टमर खुद फोन करके बोल देता है मेरा स्टॉप पेमेंट कर दो। एंड when the account is closed, जब अकाउंट क्लोज हो गया तब तो होगा ही होगा। अब दो केस लो है, मैं समझा रहा हूं, अच्छा से समझिएगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए, माइनर इज नॉट लायबल फॉर चेक डिसऑनर। यदि चेक बाउंस हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है, तो माइनर का कभी भी लायबिलिटी नहीं माना जाएगा। केस को समझिएगा। मिस्टर ए इशू ए चेक टू ए माइनर नेम बी। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक चेक दिया, ठीक है। मिस्टर बी एक माइनर चाइल्ड है। अब बी ने क्या किया, उसको अपना घर का हाउस का रेंट देना था मिस्टर सी को, तो मिस्टर सी को मिस्टर बी गिवन दिस चेक टू मिस्टर सी, वही चेक मिस्टर सी को दे दिया। चीज को समझिएगा, मिस्टर ए ने एक चेक इशू किया मिस्टर बी को, ठीक है, नाम नहीं लिखा, अकाउंट पे ही करके दे दिया, ठीक है। मिस्टर बी जो एक माइनर चाइल्ड था, एक बच्चा था, अब उसको मिस्टर सी को कुछ पैसा देना था, तो वही चेक हुआ, इसको दे दिया मिस्टर सी को, आप ये चेक ले लो और उससे अपना घर का जो मेरा रेंट बनता है वो ले लो। अब यह चेक वाज डिजोनर ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड, लेकिन यहाँ चेक डिजोनर हो गया इनसफिशिएंट फंड के कारण। अब इस केस में सी, मिस्टर सी कैन फाइल ए कंप्लेन ओनली अगेंस्ट मिस्टर ए। सी क्या कर सकता है, मिस्टर बी के अगेंस्ट कोई कंप्लेन फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि माइनर चाइल्ड के अगेंस्ट कोई कंप्लेन फाइल नहीं होगा। जिसका एज 18 साल से कम है उसको माइनर बोलते हैं, और माइनर के साथ कोई भी एग्रीमेंट या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इलीगल होता है, वॉइड होता है, याद रखिएगा। तो माइनर चाइल्ड के अगेंस्ट कोई भी कंप्लेन नहीं किया जा सकता है। सी चाहे तो मिस्टर ए के अगेंस्ट सू या कंप्लेन कर सकता है। सेकंड केस देखिए, बिल इशूड विदाउट कंसिडरेशन और विथ कंसिडरेशन। याद रखिएगा, बिल यदि विथ कंसिडरेशन इशू होगा तभी सामने वाला पार्टी सू कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। एग्जाम्पल को देखिए, ठीक है। अजय ड्रो ए बिल टू अनूप। अजय ने अनूप को एक बिल दिया। चीज को समझिएगा, ठीक है। क्या हुआ कि चीज को समझिए, बहुत अच्छा सा, बहुत इजी एग्जांपल है, ठीक है। एग्जांपल देखिए, ठीक है। बोलता है अजय ड्रो बिल टू अनूप,
ठीक है, अनूप ने अजय से कुछ माल खरीदा होगा, उसके रिगार्ड में अजय ने अनूप को एक बिल रेज किया। अजय और अनूप दो फ्रेंड है, ठीक है। अजय ने एक बिल रेज किया अनूप को कि इतना रुपए का तुम्हारा माल का पैसा बनता है तुम दे दो। तो अनूप बोलता है हम लोग तो फ्रेंड है तो छोड़ दो, पैसा क्या लेगा मेरे से। तो बात ठीक है, दोनों बोला ठीक है एग्री, कोई बात नहीं है। तो अनूप एक्सेप्ट द बिल विदाउट एनी कंसिडरेशन। अनूप बोलता है ठीक है हम पैसा नहीं देंगे, विदाउट कंसिडरेशन हम बिल एक्सेप्ट करते हैं, माल ले लिया आपसे। फर्दर क्या हुआ, the bill is further transferred to उदित without considerations। क्या हो गया, फर्दर अनूप वही माल उदित को भेज देता है और उदित अनूप का फ्रेंड है तो वह भी कोई पैसा नहीं देता उस माल का। तो ठीक है, बात हो जाता है, कोई भी अनूप भी एग्री हो जाता है, कोई बात नहीं, मेरा भी फ्री था तुम भी फ्री ले लो। अब उसी माल को उदित विकी को भेज देता है पैसा लेके, तो उदित ट्रांसफर इट टू विकी फॉर वैल्यू, ठीक है। अब क्या होगा, विकी ने तो पेमेंट दिया है, तो जो आदमी पेमेंट देगा कंसिडरेशन देगा उसका राइट हो जाता है सू करने का, याद रखिएगा। तो हियर इन केस ऑफ डिफॉल्ट विकी कैन सू ऑल द प्रायर पार्टीज, अजय अनूप जितना प्रायर पार्टी है सबके अगेंस्ट वह केस कर सकता है। याद रखिए यदि कंसिडरेशन होगा किसी बिल के अगेंस्ट तभी केस हो सकता है, विदाउट कंसिडरेशन कोई केस फाइल नहीं कर सकता है। अब एक फंडा आ जाता है हुंडीज। हुंडीज भी एक प्रकार का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट एंड चेक है, वैसे हुंडीज भी एक प्रकार का बिल्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन ये हुंडीज का कंसेप्ट पहले होता था, आज के दिन बहुत कम हो गया, मतलब ना के बराबर हो गया, होता ही नहीं है, गवर्नमेंट इसको परमिट नहीं करता है। हुंडी को हवाला बोल देते हैं, इसीलिए इलीगल है ये आज के दिन, ठीक है। इट इज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉन इन लोकल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में ड्रॉन होता है। हियर मनी इज ट्रांसफर इनटू कैश फॉर्म। क्या होता है, हुंडीज का कंसेप्ट समझ लीजिए, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं रहता हूं अमेरिका में सपोज, ठीक है, या मैं सोच लीजिए मैं मुंबई में रहता हूँ और मेरे को आज के दिन कलकत्ता में किसी को पैसा देना है, मेरा फैमिली रहता है कलकत्ता में, मैं मुंबई में जॉब करता हूँ, ठीक है। किसी रीजन से मैं बैंक से ट्रांसफर नहीं कर सकता हूँ पैसे, ठीक है। अब मेरे को कलकत्ता में मेरे माँ बाप को कैश में पैसा दिलाना है, ठीक है। तो मैं कलकत्ता या मुंबई हुंडी वाले के पास जाऊंगा, बोलूंगा कि ये इतना पैसा कलकत्ता में दिला दीजिए। तो क्या करेगा, वो बोलेगा कि कोई बात नहीं है, आप हमको जो हुंडी में पैसा डलवाना है, मैंने कलकत्ता में जहाँ दिलाना है वहाँ टोकन दीजिए। टोकन मतलब होता है एक नोट का नंबर देना, जैसे 10 का नोट का मैं अपने पेरेंट्स से नंबर लेके दे दिया, अब कलकत्ता में अगर नोट जो दिखाएगा उसको पैसा दे देगा नोट नंबर के बेसिस में। लेकिन ये प्रोहिबिटेड एक्ट में आज के दिन हुंडी बैन है, इलीगल ट्रांजेक्शन मानते हैं उसको। तो टाइप ऑफ हुंडी जो पहले होता था उसका एग्जांपल दिया हुआ है, सजोग हुंडी, जख्मी हुंडी, नेमजोग हुंडी एक्सेट्रा। ये उतना रेलेवेंट नहीं है एग्जाम के लिए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जितना चीज करा दूं आप एकदम कंसेप्चुअली इसको समझिए। आप बस एक ही चीज है बता रहा हूं मैं, बार-बार एक ही चीज बोलता हूं, अपने ऊपर भरोसा रखो, आप पास कर जाओगे। जिस आदमी को अपने ऊपर भरोसा है वो आगे बहुत बहुत आगे जाएगा, क्योंकि सब में एक टैलेंट होता है। अपने आप को कमजोर मत समझो, भगवान सब आदमी में एक स्पेशल हुनर दिया है, उस हुनर को खोज लो, आप आगे बढ़ जाओगे। कोई नहीं रोक सकता आपको सक्सेस होने से। कोई एग्जाम बहुत बहुत आगे जाओगे जिस दिन आपने अपना हुनर को पहचान लिया। और हर एक आदमी में एक स्पेशल हुनर होता है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। कोशिश कीजिए उसको समझने की, अपने ऊपर भरोसा रखिए, आप कर सकते हैं। बड़ा सोचोगे तो बड़ा मिलेगा, बस यही फंडा है। थैंक यू।